ये कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। एपिसोड 209, सभी का अक्षत को इग्नोर करना। हेलो दोस्तों, अब तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि अक्षत, मयंक, रेहान और किया इंडिया आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद रेहान अपने ऑफिस चला जाता है। बाकी अक्षत, किया और मयंक घर के लिए निकल जाते हैं। अब आगे अक्षत देखता है कि किस तरह उसकी फैमिली उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही है और वही उसकी बहन को सब चारों तरफ से घेर कर बैठे हैं। क्या अब इन लोगों के नज़र में उसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई है? बेचारा अपना सा मुंह लेकर दरवाजे पर ही खड़ा था। तभी अक्षत के माँ की नज़र उसे पर पड़ती है और वो कहती है, बेटा वहाँ क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ, आओ यहाँ हमारे पास बैठो। उनकी बातों को सुनकर अब अक्षत बेचारा वहीं आकर एक सोफे पर बैठ जाता है। पर इस वक्त उसे ऐसा फील हो रहा था मानो वह उसे फैमिली का मेंबर ही ना हो। सारी फैमिली एक साथ लग रही थी और वह अकेला एक कोने में पड़ा हो, ऐसा उसे फीलिंग आ रहा था। तभी सर्वेंट सबके लिए स्नैक्स और काफी लेकर आती है। वहां पर सारे स्नैक्स किया के ही पसंद के थे। अक्षत को लगा कि शायद इस वक्त घर में यही सभी पसंद कर रहे हैं, पर थोड़ी ही देर में उसकी गलतफहमी दूर हो जाती है जब उसकी माँ बहुत ही प्यार से कहती है कि किया बेटा देखो, ये सारे तुम्हारे पसंद के स्नैक्स मैंने पहले से ही मंगवा लिए थे। मुझे पता था कि मेरी बच्ची आ रही है। क्या ये तुम्हें पसंद आया? अगर पसंद नहीं आया हो तो मैं कुछ और मंगवा दूं। वही सामने बैठा अक्षत जब अपनी माँ के मुंह से ये सुनता है तो अब जाकर उसे समझ आता है कि यह सारी तो उसके बहन की पसंद की है। वो सब कुछ बड़े ध्यान से नोट कर रहा था। आखिर में उसे अपनी बहन को मनाने में ये काम जो आने वाला था। तभी अमन और विवान अपने हाथों में एक एक प्लेट उठा लेते हैं और उसे बड़े प्यार से किया को खिलने लगते हैं। उन दोनों को इस तरह से खिलता हुआ देखकर अब किया के पापा कहाँ दूर रहने वाले थे, वह भी जल्दी से पास आकर अपनी प्लेट उठाकर किया को खिलाना शुरू कर देते हैं। बोलते हैं, बच्चा ये वाला खाकर देखो, या ज्यादा टेस्टी होता। और फिर दूसरा उठाकर, बच्चा इसे खाकर देखो, ये भी बहुत टेस्टी है, मैं खास इसे तुम्हारे लिए मंगवाया है। या सुनकर तो राजश्री जी घूरकर अपने पतिदेव को देखने लगती है, क्योंकि यह सारा इंतजाम तो उन्होंने किया था, पर यह क्या था, उनके पति तो सारा श्रेय लेना चाहते थे तो वह कैसे दूर रह सकती थी। वह भी जल्दी से एक प्लेट अपने हाथ में उठती हैं और उसे किया की तरफ आगे करके उसमें से एक पीस उठाकर किया को खिलने लगती है और कहती है, बच्चा देखो, ये सारा इंतजाम मैं तुम्हारे लिए किया है। जबकि यह बात वह पहले भी कह चुकी थी, लेकिन इस समय उनको इतनी ज्यादा जलन हो रही थी कि वह भूल गई थी कि वह वही बात बार बार रिपीट कर रही हैं। वहीं उनका इस तरह हरकत करता देख अब उनके पति देव कहाँ दूर रहने वाले थे, वह भी जल्दी से किया को काफी उठा कर देते हैं और कहते हैं कि यह बहुत ही बेस्ट क्वालिटी की काफी है, यह मैं खास तुम्हारे लिए मंगवाया है। इस टेस्ट करके देखो और मुझे बताओ कि क्या ये तुम्हें पसंद है, तो मैं ये तुम्हारे लिए और मंगा दूं। वह दोनों मियाँ बीवी इस समय सब कुछ भूल चुके थे और एक दूसरे को पीछे करने की होड़ में कुछ ना कुछ किया को खिलाएं और पिलाया जा रहे थे। वहीं बेचारी किया तो अपने माँ पापा को ऐसी हरकत देखकर परेशान हो गई थी, पर उनका इतना प्यार देखकर वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। लेकिन इन सब में जो सबसे ज्यादा सदमे में था वह अक्षत था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि बिजनेस की दुनिया का बेताब बादशाह उसके पापा, जिसे देखकर सब तर तर कांपते थे,
आज वो बच्चों जैसी हरकत कर रहा है और उसकी मम्मी वह भी कहाँ पीछे थी, वह भी अपने समय की बहुत बड़ी बिजनेस वुमेन थी। लेकिन आज उन दोनों को देखकर अक्षत को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये दोनों उसके ही मम्मी पापा हैं। वही विवान और अमन तो अपना अपना प्लेट लेकर बस किया का मुंह ही ताक रहे थे, क्योंकि किया को खिले खिले उसके मम्मी पापा अब उन दोनों को पीछे धकेलकर खुद किया के बगल बैठ गए थे और वह बेचारे बस उन्हें देखते ही रह गए थे। वही मयंक को इस समय अक्षत का मुंह देखकर बड़ी हंसी आ रही थी, क्योंकि अक्षत का मुख इस तरह से बना हुआ था कि मानो उसने कोई दुनिया का 8वां अजूबा देख लिया हो। तभी अचानक से उन्हें बहुत प्यारी और मीठी सी आवाज सुनाई पड़ती है, मॉम डैड बस करिए वरना खा खा कर मेरा पेट फट जाएगा। अब जाकर उसके मम्मी पापा को ध्यान आता है कि वह अब तक क्या कर रहे थे। वह खुद में ही काफी शर्मिंदा हो जाते हैं और अपना मुंह बनाकर किया की तरफ देखकर धीरे धीरे मुस्कुराने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या कहें, और वही बेचारा अक्षत जिसे अभी तक पानी भी नहीं मिला था, उसे तो कोई ना देख रहा था ना पूछ रहा था। उसे इस बात की जलन नहीं हो रही थी कि सब लोग उसकी बहन की ओर ध्यान दे रहे हैं और उसकी ओर कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है। लेकिन इस बात का आश्चर्य जरूर हो रहा था कि इतने कम समय में उनकी बहन ने सबके दिलों में अपनी जगह बना ली थी। शायद उसकी जगह कोई और होता तो अभी सिचुएशन कुछ और ही होती। उसे इस समय बस एक ही शब्द सोचता है, इट्स सो अमेजिंग। वाकई में उसकी बहन बहुत ही कमाल की है। वो इस समय बहुत ही प्यार से किया की तरफ देख रहा था, पर उसे एक बार भी उसके पास जाने का मौका नहीं मिल रहा था, ना ही उससे बात करने का मौका मिल रहा था। इस वजह से वह थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में था। वही मयंक बोलता है कि मॉम डैड प्रिंसेस को फ्रेश होने उनके रूम में जाने दीजिए और थोड़ा आराम भी कर लेगी, फिर हम सब बाद में मिलकर बातें करेंगे। ये बात सबको सही लगती है। तभी उसकी माँ जल्दी से किया को उठती है और कहती है, बच्चा चलो जल्दी से तुम फ्रेश हलो और थोड़ा आराम कर लो, तुम बहुत थक गई होगी। इतना कहकर वह किया को लेकर आगे बढ़ जाती है। जब वह जाने लगती है तो उनके पीछे पीछे विवान, अमन और उनके पापा भी चल देते हैं। वो लोग सभी किया को उसके रूम तक छोड़ने जा रहे थे। वहीं बेचारा अक्षत तो अपना मुंह फाड़े सबको देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब लोग किया को उसके रूम पर छोड़ने जा रहे हैं। हद है यार, रूम बस 10 कदम की दूरी पर है, पर यह सब लोग उसे इस तरह से छोड़ने जा रहे हैं मानो सब के सब उसकी बहन को छोड़ने एयरपोर्ट जा रहे हो। वही जब मयंक अक्षत के फेस इंप्रेशन को देखा है तो उसे बहुत हंसी आने लगती है। वो मन में सोचता है, ये तो कुछ भी नहीं है बिग ब्रो, अभी तो आगे आगे आपको और भी कुछ देखने को मिलेगा। मुझे तो बहुत मजा आएगा आपकी ऐसी हालत देखकर। इतना सोचकर वह अक्षत की ओर देखा है और कहता है कि अरे बिग ब्रो, आप यहाँ क्यों खड़े हैं, आप भी अपने रूम में जाए और जल्दी से फ्रेश हो जाए, उसके बाद हम लोग सभी लंच के लिए मिलेंगे। मयंक की आवाज सुनकर अक्षत अपने होश में आता है और सिर्फ अपना सर हाँ में हिलाकर अपना लगेज उठाकर अपने रूम की ओर चल देता है। जाते वक्त भी उसकी नजरें उसी तरफ थी जिधर किया का रूम था। वह देख रहा था कि किस तरह सभी लोग उसके रूम के अंदर धीरे धीरे करके जा चुके थे। उसे इस समय बड़ा अजीब लग रहा था। किसी ने उससे बात नहीं की, ना ही उसकी ओर ध्यान दिया और ना ही उसका हाल चाल पूछ। और उसके दोनों छोटे भाई जो उसे देखते ही खुशी से पहले नहीं समाते थे, उन लोगों ने तो एक बार भी उसकी तरफ देखा तक नहीं। और उसके माँ पापा, वह जहाँ दिन भर उसके आने के बाद उसके साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे, वहीं अब उनके पास तो वक्त ही नहीं था कि वह अपने बेटे की ओर ध्यान दे। वह बनाते हुए कहता है
कि ले ले अक्षत बेटा और दूर रह अपनी फैमिली से, एक दिन कहीं ऐसा ना हो कि यह लोग तुझे भूल जाए कि तू इन्हीं की औलाद है। इतना सोचकर वह अपने मन में इमेज करने लगता है कि जब वह 10 साल बाद आता है तो इस घर के लोग उसे बिल्कुल भी नहीं पहचानते और उसे कहते हैं कि अरे भाई साहब, आप कहाँ घुसे जा रहे हैं और आप कौन हैं, क्या हम आपको जानते हैं। इतना सोचना पड़ता कि वह झटके से अपनी सर को हिलता है और कहता है कि अरे नहीं नहीं, मैं ऐसी नौबत नहीं आने दे सकता, वरना मेरा क्या होगा। मुझे कुछ करना होगा जिससे सब मुझे याद रखे, वरना ये सब तो मुझे भूल ही चुके हैं। यही सोचते सोचते वह अपने रूम के अंदर जाता है और अपना बैग एक तरफ सोफे पर बैठ जाता है, मानो वह कुछ बहुत बड़ा सोच रहा हो। वहीं दूसरी तरफ किया के रूम में उसकी माँ जल्दी से किया के लिए वार्डरोब से कपड़े निकालती है और कहती है कि बेटा जाओ जल्दी से, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे कपड़े यहाँ रख दिए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं। जब आराम कर लेना तो नीचे लंच के लिए आ जाना, नहीं तो मैं किसी को भेज दूंगी तुम्हें बुलाने के लिए। उनकी बातों को सुनकर विवान जल्दी से बोलता है, अरे माँ मैं आ जाऊंगा नादी को बुलाने के लिए, आप इसकी टेंशन ना लीजिए, यह मेरी जिम्मेदारी है। उसकी बातों को सुनकर किया मुस्कुराने लगती है। उसका ये छोटा भाई कोई भी मौका नहीं छोड़ता उसके पास आने के लिए। धीरे धीरे कर सभी वहां से चले जाते हैं। वही किया आने से पहले ही रूहानी को इन्फॉर्म कर दी थी कि वह दादाजी की सर्जरी की तैयारी शुरू कर दे। वह कल सर्जरी करने का पूरा मन बना चुकी थी। वह बिल्कुल भी लेट नहीं करना चाहती थी। वही आज उसे बहुत काम था, शायद आज उसे एक भी मिनट के लिए फ्री नहीं मिलने वाला था, क्योंकि जब उसने एंटीडोट बना ही लिया है तो वह उसे एंटीडोट को जल्दी से जल्दी मनु आंटी को भी देना चाहती थी, जिससे उनकी तबीयत में सुधार हो जाए, क्योंकि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं था। 3 महीने में से 2 महीने तो पहले ही बीत चुके थे, अब बाकी 1 महीना जिसमें उनकी हेल्थ अब तक काफी हद तक खराब हो चुकी होगी, तो वह एक दिन के लिए भी देर नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने सोच लिया था कि वह लंच करने के बाद सीधा मनु आंटी से मिलने जाएगी और उन्हें पहले डोज दे देगी। फिर उसके बाद ऑफिस जाकर इतने दिनों से पेंडिंग पड़े हुए कामों को देखेगी, क्योंकि उसकी गैर मौजूदगी में कुछ ऐसे टेंडर थे जो पास नहीं हो पाए थे और उसकी पूरी अथॉरिटी सिर्फ किया के पास थी। इस वजह से उसे पोस्टपोन कर दिया गया था। अब जब वह आ गई है तो जल्दी से जल्दी उसे भी खत्म करना चाहती थी, जिसे आगे 2 दिनों तक जब वह दादाजी की ट्रीटमेंट करे तो उसे किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो। यही सब सोचते हुए वह जल्दी से फ्रेश होती है और अपने कपड़े चेंज कर जल्दी से आकर अपने बैग में रखे अपने सारे सामानों को निकलना शुरू कर देती है। इसमें कई तरह की अलग अलग दवाएं थी। इसमें से कुछ दवाएं उसने अपने मॉम डैड के लिए भी लाया था, क्योंकि कुछ दिनों पहले उसने देखा था कि उसकी माँ काम करते वक्त कुछ थकान महसूस करती है, जिस वजह से उनका चेहरा मुरझाया मुरझाया सा लगता है। उसने सोचा था कि वह अपनी माँ के लिए कुछ अच्छे मेडिसिन को तैयार करेगी, लेकिन वहां जाकर उसे और भी बेहतर तरीके की जड़ी बूटियां मिल गई थी। इस वजह से वह उन सबको भी अपने साथ ले आई थी। वहीं दूसरी तरफ किया कि इंडिया आने की खबर निया और ईशा को भी हो गई थी और उन्हें ये भी पता चल गया था कि उनके साथ आयुषी और सोम भी आए हुए हैं। ये सब एक ही साथ कॉलेज में पढ़ा करते थे, इस वजह से इन लोगों में बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। इन लोगों ने शुरू से ही एक साथ ट्रेनिंग भी ली थी। जिस तरह मियां ईशा और लिया हर चीज में परफेक्ट, इस तरह से आयुषी भी सभी तरह के कार्यों में परफेक्ट थी। इस समय निया ईशा को फोन करके उसे किया से मिलने के लिए मान रही थी।
पर वही ईशा को अच्छे से पता था कि किया आज ही इंडिया आई है और उसे बहुत ज्यादा काम होगा और अगले कुछ दिनों तक वो फ्री भी नहीं रहने वाली है, तो वह निया को बार बार मना कर रही थी पर निया मनाने को तैयार ही नहीं थी। इस वजह से ईशा निया को अपनी तरफ से पार्टी देने को कहती है। जैसे ही मिया ये सुनती है तो वो तुरंत ही मान जाती है। अब वो दोनों शाम को क्लब जाने का मन बना लेती हैं। वही इस समय रूहानी दादाजी का चेकअप करके रूम से बाहर निकल रही थी, तभी उन्हें वहां विकास कपूर आते हुए दिखते हैं, जिसे देखकर रूहानी कुछ सोच में पड़ जाती है। फिर वो उन्हें रोककर कहती है कि हेलो मिस्टर विकास जी। उसकी बातों को सुनकर विकास कपूर का ध्यान उसे तरफ जाता है जहां से रूहानी आ रही थी। रूहानी को देखकर वह पहचान जाते हैं कि यह यहाँ की एक सीनियर डॉक्टर है, इस वजह से वह बड़े अदब के साथ उन्हें ग्रीट करते हैं। एपिसोड 210 किया मनु आंटी की सेविया। दोस्तों, अब तक आपने सुना कि रूहानी जैसे ही विकास कपूर को देखते हैं तो वो उन्हें परेशान करने के मंसूबे से रोक लेती है। अब आगे विकास कपूर कहते हैं कि हेलो डॉक्टर, क्या बात है। अभी रूहानी उन्हें देखते हुए कहती है कि देखिए, आपके पिताजी की कंडीशन अब बहुत खराब हो रही है, इसलिए जल्द से जल्द उनकी सर्जरी करनी पड़ेगी और यह सर्जरी कल ही करनी पड़ेगी। उनकी बातों को सुनकर विकास जी थोड़ा घबराते हुए कहते हैं कि क्या इतनी जल्दी सर्जरी करना जरूरी है? क्या पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है? रूहानी भी उसकी तरफ ध्यान से देखते हुए रहती है कि हाँ, उनकी कंडीशन अब नॉर्मल नहीं रह गई है, इस वजह से हमें जल्द से जल्द उनकी सर्जरी करनी पड़ेगी। तब विकास कपूर बोलता है कि ठीक है डॉक्टर, अगर सर्जरी करना जरूरी है तो आप किसका इंतजार कर रही हैं? आप उनकी सर्जरी शुरू कर दीजिए। इतना सुना था कि रूहानी के होठों पर बहुत ही मिस्टीरियस मुस्कान आ जाती है और वह बड़े ध्यान से विकास कपूर की ओर देखते हुए कहती है कि मिस्टर विकास जी, ठीक है, हम कल सर्जरी शुरू कर देंगे, प्लीज आप काउंटर पर जाकर पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट की बात सुनकर विकास थोड़ा सा सक पका जाता है, फिर मन में सोचता है कि अरे कितना पैसा लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 10-15 लाख लगेंगे, जाकर जमा कर देता हूँ। ये सोचते हुए वह रूहानी की ओर देखते हुए कहता है ठीक है डॉक्टर, मैं बस अभी जाकर तुरंत ही जमा करता हूँ। कितना का कर वह बिना रूहानी की आगे की बात सुन वहां से बिलिंग काउंटर की ओर चल देता है। उसे जाता हुआ देखकर रूहानी के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। उसे पता था कि अब आगे क्या होने वाला है। जैसे ही विकास कपूर वहां खड़ी असिस्टेंट को देखा है तो उससे पूछता है कि मिस्टर अरविंद कपूर के नाम से आपके पास सर्जरी का बिल होगा, कृपया कर आप बता दीजिए कितनी पेमेंट करनी है, मैं कर देता हूँ। वही उसकी बातों को सुनकर वह लड़की जल्दी से कंप्यूटर में अपने हाथों को चलाना शुरू करती है और जब अरविंद कपूर नाम आता है तो उसे देखकर वह बड़े ही शांत लगे में विकास कपूर से कहती है कि सर, आपको 1,25,00,000 रुपए जमा करने होंगे। कितना सुना था कि विकास के तो पैरों के तले से जमीन ही खिसक जाती है और वह थोड़ा तेज आवाज में बोलता है कि क्या आप क्या कह रही हैं? आपने अरविंद कपूर का ही नाम देखा है ना? वह लड़की फिर से चेक करके कहती है जी सर, उन्हीं का नाम है। तब वह फिर से तेज आवाज में कहता है कि अरे, तो उनकी एक मामूली सी सर्जरी होने वाली है, उसकी इतनी बड़ी फीस कैसे आप लोग ले रहे हैं? आप लोग तो सरासर हम लोगों को लूट रहे हैं। ये तो हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। उसे इस तरह चिल्लाता हुआ देखकर अब उसे लड़की को भी गुस्सा आ जाता है और वो उसे तेज आवाज में डांटे हुए कहती है कि देखिए मिस्टर, आप जो कोई भी हैं, इस तरह आप यहाँ किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं।
आपको जो भी बात करना हो जाकर सीधा डीम से कीजिए, ये हम सबके बस में नहीं है। और यहाँ हमारे सर पर चिल्लाए मत। अब उसे लड़की का लहजा भी बिल्कुल विकास कपूर की तरह हो चुका था। तभी वह लड़की फिर से विकास कपूर को देखते हुए तेज आवाज में बोलती है, और हाँ, सर्जरी कल ही होगी, इसलिए आप आज के आज पेमेंट कर दीजिएगा और अब आप यहाँ से जा सकते हैं। यहाँ मेरा सर खाने के लिए बिल्कुल मत रुकिए। उसकी बातों को सुनकर विकास अपना दांत पीस कर रह जाता है। वहीं रूहानी दूर खड़ी इस नज़ारे को देखकर एंजॉय कर रही थी। वह ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वह पिछले कुछ दिनों से देख रही थी कि यह घटिया इंसान और इसकी बीवी बार बार आकर दादाजी को परेशान करते थे और उनसे पैसे के लिए कहते थे, क्योंकि वह किया के दादा थे। इसलिए रूहानी उनकी बहुत ही रिस्पेक्ट करती थी और वो विकास कपूर को मजा सीखना चाहती थी। उसे आज उसने ऐसा किया, वह अच्छे से जानती थी कि पैसे के नाम पर यह घटिया इंसान अब कुछ दिनों तक यहाँ भटकेगा भी नहीं, जिससे दादाजी के ट्रीटमेंट में किसी भी तरह की परेशानी नहीं आएगी। वरना यह इसी तरह बार बार आकर उन्हें परेशान करता रहा तो एक दिन उनकी कंडीशन इतनी बिगड़ जाएगी कि वह लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे। रूहानी को इस समय विकास कपूर पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह वहां से तुरंत ही चली जाती है और अंदर जाकर अपने रूम में कल की सर्जरी की तैयारी में लग जाती है। वही विकास कपूर डीम के पास ना जाकर सीधा अपने घर के लिए निकल जाता है। इस समय उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह इतना पैसा तो बिल्कुल भी उनकी दवाई में खर्च करने वाला नहीं था, और इस समय उसके कंपनी की हालत भी कुछ अच्छी नहीं थी, क्योंकि जब से उन लोगों ने किया को बाहर निकाला था तब से ही उनकी कंपनी धीरे धीरे डूबती ही जा रही थी। उन्हें क्या पता था कि वह किया थी जो अब तक उनकी कंपनी को बचाकर रखा था और हमेशा सीक्रेट तरीके से उनकी हेल्प किया करती थी। पर अब जब इन लोगों ने उसके दादा की ऐसी हालत कर दी है तो वो इन लोगों को एक अच्छा सबक सिखाएगी। पर अभी उसके पास इन लोगों के मुंह लगने का वक्त नहीं था। उसे तो जल्दी से जल्दी अपने दादाजी को बचाना था। वहीं दूसरी तरफ किया अपनी मनु आंटी को फोन करके बता देती है कि वो उनसे मिलने आ रही है और उसके पास वह एंटीडोट है जो वह उन्हें देना चाहती है। किया की बातों को सुनकर मनीषा जी की आंखों में आंसू छलक जाता है। वह अच्छे से जानती थी कि इसे पाने के लिए किया को कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी, पर अब उसे बच्ची की वजह से उनकी जिंदगी से हो गई थी। वह जी सकती है अपने परिवार के साथ, अपने प्यार के साथ, अपने बच्चों के साथ, वरना पिछले 2 महीना से तो वह बिल्कुल जिंदा लाश ही बंद कर रह गई थी। जब जब वह सोचती थी कि वह बस कुछ दिनों की मेहमान है तो उनका दिल हजारों टुकड़ों में टूट जाता था। ना वह कुछ अच्छे से खाती थी, ना पीती थी और ना ही किसी से ठीक से बातें करती थी। वह अपने पति से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, पर वह अब उनसे भी दूर दूर रहने लगी थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि अपने जीवन के अंतिम वक्त में वह उनके साथ बहुत ज्यादा रहे। उसका तो दिल करता था कि वह दिन भर उनके पास ही रहे, पर वह जानती थी कि उसकी मौत के बाद ये पल उनके लिए बहुत ही ज्यादा दर्द भरे होंगे। इसलिए अब वह उनसे कुछ कटी कटी सी रहने लगी थी, और यह बात उनके पति अच्छे से जानते थे, क्योंकि वह अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। वह तो मनीषा जी की आंखों को देखकर ही उसके दिल की हर बात समझ सकते थे, इसलिए वह उन्हें कुछ नहीं कहते थे और उनके सो जाने के बाद ही उनके पास जाते थे और घंटे बैठकर रोया करते थे। उन्हें नहीं समझ आ रहा था कि अगर इन्हें उसकी प्यारी बीवी को कुछ हो गया तो वह कैसे जिंदा रहेंगे, वह तो मर जाएंगे। लेकिन आज उन सब की सेवियर बन गई थी किया। वहीं किया के आने की बात मनु जी जल्दी से रेहान को बता देती हैं, क्योंकि वह अच्छे से जानती थी कि उनका बेटा किया से कितना ज्यादा प्यार करता है। रेहान को जैसे ही पता चलता है
कि किया उनके घर जा रही है तो वह तुरंत जान जाता है कि वह क्यों जा रही है और जल्दी से अपना काम धाम छोड़कर वह भी अपने घर के लिए निकलने की तैयारी करने लगता है। उसकी एंजल आ रही है तो भला वह कैसे देर कर सकता था, वह तो उसके स्वागत के लिए वहां पहले से ही मौजूद रहना चाहता था। आखिर में उसकी एंजल के पास इतना वक्त नहीं होता था कि वह फिर कब उनके पास आएगी यह बता पाना भी मुश्किल था। इसी वजह से रेहान जल्दी से जल्दी अब घर पहुंचना चाहता था। तो दोस्तों अब आगे क्या होगा, क्या किया रेहान के घर एंटीडोट लेकर सही से पहुंच पाएगी, क्या किया के साथ कोई और भी रेहान के घर जाने वाला है, और क्या विकास कपूर अपने पिता के ट्रीटमेंट के लिए पैसे जमा करेगा, तो आगे क्या होगा जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड को सुनना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।